हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों के संस्करण में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आज का अखबार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। गुजरात की एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का लगाया चूना। सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। जी हां दोस्तों, गुजरात में बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एबीजे शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित 8 लोगों के खिलाफ 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एबीजी शिपयार्ड कंपनी जहाज के निर्माण और मरम्मत का काम करती है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित है। एफआईआर के मुताबिक यह घोटाला अप्रैल 2022 से जुलाई 2017 तक का है। इस घोटाले को बैंकिंग फ्रॉड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यह नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। एसबीआई के डीजीएम की शिकायत के मुताबिक कंपनी के पास आईसीआईसीआई बैंक के 7,079 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक के 3,634 करोड़ रुपए, एसबीआई के 2,468 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक के 1,228 करोड़ और एलआईसी के 136 करोड़ रुपए शामिल है। दोस्तों, सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक फ्रॉड करने वाली दो प्रमुख कंपनियों के नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की है। आरोप है कि बैंकों से फ्रॉड किए गए पैसों को विदेश में भी भेजा गया और काफी प्रॉपर्टी खरीदी गई। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया। अब दोस्तों, सीबीआई ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संस्थानम मुथुस्वामी, निर्देशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कथित रूप से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बंगाल में राज्यपाल वर्सेस सरकार। धनखड़ ने बजट सत्र से पहले विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए कर दी स्थगित। सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली थी तृणमूल कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तकरार अब भी बेहद तेज हो रही है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आदेश दे दिया। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र में टीएमसी राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली थी। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि संविधान की धारा 174 के सेक्शन 2A के तहत राज्य विधानसभा का सत्र 12 फरवरी 2022 से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, खास बात यह है कि यह फैसला बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले लिया गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर ही राजभवन का आदेश भी पोस्ट किया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की जानकारी दी गई। दोस्तों, राज्यपाल के इस कदम के बाद बंगाल में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। धनखड़ के इस आदेश का मतलब यह है कि अब राज्यपाल के अभिभाषण के बिना सरकार विधानसभा का सत्र शुरू नहीं कर सकेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइन। अब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कर सकेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को ढील देते हुए सीमित संख्या में लोगों के साथ पद यात्राओं की अनुमति दे दी है और साथ ही प्रचार अभियान पर प्रतिबंध की अवधि कम कर दी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने अब राजनीतिक दलों को सीमित संख्या में लोगों के साथ प्रचार पदयात्रा की अनुमति दी है। इसके साथ ही प्रचार का वक्त चुनाव आयोग ने 4 घंटे और बढ़ा दिया। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इससे पहले दोस्तों, सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ही प्रचार की अनुमति थी। निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट भी दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
उद्योगपति राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित। जी हां दोस्तों, मशहूर उद्योगपति और बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वह 83 साल के थे। वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। वह करीब 50 साल तक बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े रहे। देश के सफलतम उद्योगपतियों में शामिल राहुल बजाज ने दुपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में बजाज ऑटो को खड़ा किया और उसे अग्रणी स्थान तक पहुंचाया। वह साल 2006 से लेकर 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान भी दिया गया है। दोस्तों, राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी। इसके अलावा बजाज के पास बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री भी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, IPL 2022 ऑक्शन। महेंद्र सिंह धोनी का ट्रम्प कार्ड सबसे महंगा भारतीय गेंदबाज बना। 4 साल में सैलरी भी 18 गुना बढ़ी। जी हां दोस्तों, IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। उन्हें खरीदने के लिए CSK ने 14 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई। वो पिछले 4 साल से महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैं, लेकिन इस साल मेगा ऑक्शन से पहले टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था। हालांकि तब से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि धोनी नीलामी में अपने पसंदीदा गेंदबाज को मोटी कीमत देकर भी खरीदने में नहीं हिचकिचाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन CSK ने उन्हें 7 गुना अधिक कीमत देकर खरीदा। इसके साथ ही वो सबसे महंगे भारतीय गेंदबाज हो गए हैं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 में दीपक चाहर को 80 लाख रुपए में खरीदा था और 4 साल बाद इसी ऑलराउंडर को 14 करोड़ रुपए की कीमत देकर अपने साथ जोड़ा, यानी कि उनकी सैलरी 4 साल में 18 गुना तक बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया बदलाव। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा पॉलिसी रेट्स को अपरिवर्तित रखने के फैसले के बाद 2 सरकारी बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD पर दी जा रही अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया है। दरअसल दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक FD की ब्याज दरों में बदलाव कर रहे हैं। नई दरें 10 फरवरी से लागू हो गई। दोस्तों, बदलाव के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का न्यूनतम ब्याज दर 2.75% और अधिकतम ब्याज दर 5.15% है। 7 से 14 दिन के लिए ब्याज दर 2.75%, 15 से 30 दिन के लिए 2.30%, 31 से 45 दिन के लिए 2.90%, 46 से 90 दिन के लिए 3.25%, 91 से 180 दिन के लिए 3.80% है। वहीं दोस्तों, यूको बैंक की बात की जाए तो यूको बैंक में न्यूनतम ब्याज 2.80 और अधिकतम ब्याज 5.60 है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बैंक कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जा सकती है आपकी नौकरी, कोर्ट ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। अगर अब बैंक कर्मचारियों को नौकरी के अंतर्गत बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, देश की शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बैंक कर्मचारियों के लिए सख्ती दिखाते हुए कहा कि बैंक कर्मचारी का पद बहुत ही विश्वसनीय और जिम्मेदारी वाला होता है। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी अपने काम में गड़बड़ी करता है तो उससे उसकी नौकरी भी छीनी जा सकती है। जी हां दोस्तों, एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिका में फ्रीज अफगानिस्तान के 7 अरब डॉलर पर बाइडेन का बड़ा फैसला, अब आधा हिस्सा इनको मिलेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके जरिए अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की 7 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति को जंग से तबाह अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के लिए और 9/11 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के बीच आधा आधा बांटने की अनुमति दी गई है। अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में रखे गए अफगान सरकार के फंड को फ्रीज कर दिया गया था। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर भूखमरी की आशंका जोर पकड़ती जा रही है। इसे देखते हुए अमेरिका ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, 9/11 हमले के शिकार हुए लोगों के परिजन मुआवजे के लिए अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके दावों पर अभी भी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। शुक्रवार को बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अफगानिस्तान लोगों के लाभ के लिए इन फंड्स को अनलॉक करने की प्रक्रिया के तहत केवल एक कदम करार दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार नहीं होगी तो यूपी से भागने वाले अपराधी यहीं तबाही मचाएंगे।
योगी आदित्यनाथ ने कहा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तराखंड की जनता से विधानसभा चुनाव में कोई गलती न करने की अपील करते हुए कहा कि थोड़ी सी भी चूक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को हो रहे मतदान से पहले टिहरी में भाजपा प्रत्याशी किशोर उपाध्याय के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, अगर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश से भागने वाले सभी अपराधी यहां शरण लेकर तबाही मचाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड एक तो उनकी जन्मभूमि है और दूसरा सीमांत प्रदेश भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इसका अपना महत्व है और उत्तर प्रदेश से सटा होने के कारण चिंता का विषय भी है। उत्तर प्रदेश में जब हम अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तथा अगर यहां भाजपा की सरकार नहीं होगी तो वे सब यहां आकर शरण लेंगे और तबाही मचाएंगे। योगी ने कहा कि आजकल आ रहे सभी सर्वेक्षण और ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में वापस सत्ता में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईरान ने बनाई 1450 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, कहा हद में रहे इजराइल और अमेरिका। जी हां दोस्तों, जाने इस पूरी खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं ईरान की यह खबर। दरअसल दोस्तों ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक नई मिसाइल बनाई है। यह मिसाइल इजराइल और उस इलाके में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर है। खैबर एक यहूदी किले का नाम था जिस पर इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में मुस्लिम योद्धाओं ने कब्जा कर लिया था। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मिसाइल का इंजन ठोस ईंधन से चलता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह मिसाइल काफी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या 8 दिन के बाद शुरू होने वाला है विश्व युद्ध, यूक्रेन पर अमेरिका के इस बयान से मची खलबली। जी हां दोस्तों, क्या 8 दिन के बाद विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। दरअसल दोस्तों यूक्रेन पर अमेरिका के एक बयान से खलबली मच गई है और पूरी दुनिया दहशत में आ गई है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने आशंका जताई है कि 20 फरवरी से पहले रूस यूक्रेन पर बमबारी शुरू कर सकता है। इस बीच ब्लैक सी में रूस के 30 जहाज युद्ध अभ्यास के लिए उतर गए हैं। तनाव बढ़ता देख अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ देने को कहा है। वहीं तनाव कम करने के लिए आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत होनी है जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी है। दोस्तों एक तरफ यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है, वहीं अमेरिका यूक्रेन की मदद और रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। रूस भले ही कहे कि उसका यूक्रेन पर हमले का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अपने मित्र देशों के साथ उसने युद्ध अभ्यास जारी रखा है। क्रीमिया प्रायद्वीप के पास ब्लैक सी में रूस की नेवी ने 30 से अधिक जहाजों के साथ युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सफर में देख सकेंगे फेवरेट फिल्म और टीवी शो, शुरू हुई जबरदस्त सेवा। जी हां दोस्तों, लोकल से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है, अब आपका सफर और भी आनंददायी होगा। मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों के यात्री अब अपने सफर के दौरान फिल्में, टीवी शो और पढ़ाई लिखाई से जुड़े कार्यक्रम मुफ्त में देख सकेंगे। दोस्तों मध्य रेलवे ने इसके लिए कंटेंट ऑन डिमांड इंफोटेनमेंट सेवा की शुरुआत की है। रेलवे ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। रेलवे ने बताया कि मध्य रेलवे ने शुगर बॉक्स के नेटवर्क मोबाइल ऐप के माध्यम से कंटेंट ऑन डिमांड इंफोटेनमेंट सेवा के लिए मेसर्स मार्गो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ डील की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस राज्य में 14 फरवरी से हट जाएगी कोरोना की सभी पाबंदियां, मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से राज्यों में कई प्रतिबंध लगाए गए थे। उन प्रतिबंधों से अब निजात मिलना शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, इस मामले में शनिवार को बिहार सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि सोमवार से कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। कोरोना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज
समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। दोस्तों, ट्वीट में कहा गया कि अब कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होगी। जिला पदाधिकारियों और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, समंदर में नशे की नाव चलाने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम, एनसीबी नेवी ने पकड़ी 2000 करोड़ की ड्रग्स। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के साथ एक संयुक्त अभियान में 800 किलोग्राम के नशीले पदार्थ को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया है। फिलहाल जब्त किए गए नशीले पदार्थ की कीमत 2000 करोड़ रुपए आंकी गई है। सूत्रों के अनुसार पता चला कि यह ड्रग्स पाकिस्तान से भारत भेजी जा रही थी, जिस पर गुजरात के समुद्री तट से दूर अरब सागर में नेवी और एनसीबी की संयुक्त कार्यवाही की गई है। सूत्रों ने बताया कि यह इस तरह का पहला अभियान है जहां एजेंसियों ने समुद्र के बीच से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जब्त किया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि एनसीबी को समुद्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में एक इनपुट मिलने के बाद नौसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। ड्रग एजेंसी ने संयुक्त ऑपरेशन के लिए नेवल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ इनपुट शेयर किया था। फिलहाल दोस्तों, जब्त की गई दवाओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। वहीं जब्त की गई ड्रग्स में 525 किलोग्राम बहुत ही हाई क्वालिटी वाली हैश और 234 किलोग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन की बेहतरीन गुणवत्ता शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कानपुर में बच्चे से दरिंदगी के आरोपी को कोई मलाल नहीं, सीओ बोले पूरी नौकरी में ऐसी जघन्यता नहीं देखी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 फरवरी को 10 वर्षीय मासूम दलित बच्चे की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने बच्चे को रास्ते से उठाकर उसके साथ बेरहमी की हदें पार कर दी थी। हत्या के 3 आरोपी बच्चे के ही गाँव के रहने वाले हैं। आरोपियों का कबूलनामा सुनकर अफसरों के पसीने छूट गए। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अब तक ऐसा कांड नहीं देखा। मुख्य आरोपी बिल्ली ने हंसते हुए पुलिस के सामने कहा कि बच्चा कह रहा था कि छोड़ दो, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कानपुर के नरवल इलाके में 7 फरवरी को 10 वर्षीय मासूम बच्चे की कुकर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बच्चे की लाश 8 फरवरी को निर्वस्त्र हालत में मिली थी। दोस्तों, तीनों आरोपी उसी गांव के हैं जिस गांव का वह बच्चा था। इन तीनों ने बच्चे के साथ पहले कुकर्म किया, फिर उसकी आंख में कील ठोक दी। इसके बाद प्राइवेट पार्ट में डंडा भी डाल दिया। वहीं सीओ नरवल राजेश यादव ने कहा कि मेरी 26 साल की नौकरी हो गई है, ऐसी जघन्य घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट, फिर बढ़ने लगे सोने चांदी के दाम। सोना 49,000 के करीब पहुंचा, चांदी 62,000 के पार। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 645 रुपए महंगा होकर 48,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसी हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 7 फरवरी को यह 48,275 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी एक बार फिर 62,000 के करीब पहुंच गई है। दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत में चांदी 61,331 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो कि अब 62,157 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों, इस हफ्ते चांदी की कीमत में 826 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महिंद्रा XUV 700 का बूम। 4 महीने में 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिले, वेटिंग पीरियड 1 साल तक बढ़ गया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, महिंद्रा की नई SUV 700 को अब तक 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। इसे ऑनलाइन बुकिंग विंडो खुलने के केवल 3 घंटों में ही 50,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी थी। दोस्तों, महिंद्रा XUV 700 का वेटिंग पीरियड भी अब काफी बढ़ गया है। महामारी के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल कमी की भी कंपनी के ऑर्डर को पूरा करने की कैपेसिटी पर काफी दबाव डाल रही है। हालिया अपडेट की माने तो इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, हालांकि कंपनी ने महिंद्रा SUV 700 पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी को प्रायोरिटी दी है। महिंद्रा SUV 700 का मुकाबला टाटा हैरियर, हुंडई अल्काज़ार, टाटा सफारी, MG हेक्टर और जीप कंपास से है। दोस्तों, इसका स्पोर्टी स्टाइलिंग और दबंग स्ट्रीट प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त है कि वह लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वालों को पिस्टल बेचने वाला गिरफ्तार, लाखों में बेची थी पिस्टल और कारतूस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में विलखुआ कोतवाली पुलिस ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के आरोपियों को पिस्तौल बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस बीच अदालत ने इस हमले के दोनों आरोपी युवक सचिन और शुभम को 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसएसपी सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस ओवैसी के काफिले पर हमले मामले में सभी अहम पहलुओं पर ध्यान दे रही है तथा इसी क्रम में उसने आरोपी सचिन को पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, मिश्र ने बताया कि पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले की पहचान मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के नंगलामल के निवासी आलम के रूप में हुई। एसएसपी ने बताया कि आलम ने 1.20 लाख रुपए में 2 पिस्टल और 40 कारतूस सचिन को बेचे थे। मिश्र के अनुसार आलम बिहार से ट्रक चालकों के माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी करता था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।